नमस्कार दोस्तों। लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग BLIS 222 पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें ब्लॉक 2 का लास्ट टॉपिक बचा हुआ था। तो दोस्तों, वो टॉपिक हम लोग पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक BLIS 229 में हम लोग जो लाइब्रेरी ऑटोमेशन पढ़े थे, उसमें एक छोटा सा टॉपिक रह गया था कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन की आवश्यकता क्या है। तो आज मैं ये एक शॉर्ट वीडियो होगा, इस टॉपिक को कंप्लीट कर देता हूँ, ताकि अगर इस टॉपिक से कोई लाइब्रेरी ऑटोमेशन से क्वेश्चन आए तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर कल से हम लोग कंटिन्यू BLIS 222 की पढ़ाई करेंगे। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों अगर बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगेगा कि ये एग्ज़ाम में आ सकता है तो मैं उसे अपलोड करता रहूँगा, इसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, देखिए हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ाई किए थे 229 में। जो मैं 229 का पहला वीडियो अपलोड किया था, उसमें हम लोग लाइब्रेरी ऑटोमेशन के बारे में जाने थे। लाइब्रेरी ऑटोमेशन होता क्या है दोस्तों? किसी भी लाइब्रेरी में अगर हम किसी भी टेक्निकल गैजेट का उपयोग करते हैं तो वो लाइब्रेरी ऑटोमेशन होगी। जैसे कि मान लीजिए किसी भी लाइब्रेरी में अगर कंप्यूटर लगाया जाता है या फिर कंप्यूटर की उपयोग की जाती है, तो वो लाइब्रेरी ऑटोमेशन की डिफिनेशन होगी। तो इसके बारे में हम लोग कंप्लीट, इसके पहले का वीडियो जो मैं BLIS 229 का एक वीडियो अपलोड किया था, तो उसमें मैं ये सब कंप्लीट डिटेल में बता चुका हूँ। ठीक है, मैं बहुत जल्द 229 का एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिससे वीडियो ढूंढने में कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं कि ग्रंथालय स्वचालन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ग्रंथालय स्वचालन का मतलब होता है लाइब्रेरी ऑटोमेशन। आप इग्नू की सिलेबस देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा लाइब्रेरी ऑटोमेशन एक टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम लोग कॉमन ये बात को समझ सकते हैं कि कंप्यूटर की क्यों आवश्यकता पड़ती है एक लाइब्रेरी में। आप लोग लाइब्रेरी जाते होंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि लाइब्रेरियन के पास एक कंप्यूटर भी होती है। पहले तो नहीं हुआ करते थे, लेकिन अभी क्या है कि अभी मैक्सिमम लाइब्रेरी में आपको कंप्यूटर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों कभी कभी एक क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछा जाता है, कभी लॉन्ग में पूछा जाता है। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज कंप्लीट होगी तो अगर क्वेश्चन का किसी भी प्रकार में पूछा जाता है, या तो लॉन्ग या शॉर्ट, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। चलिए ज़्यादा समय को बर्बाद न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ग्रंथालयों में कंप्यूटर का प्रयोग करना एक प्रकार से अनिवार्यता बन चुकी है। ग्रंथालय के अच्छे प्रबंध के लिए कंप्यूटर का प्रयोग सभी स्तर के कार्य करने वालों के द्वारा किया जाता है। विशेषकर कंप्यूटर की अद्वितीय विशेषताओं ने पुस्तकालय संसार के लिए कंप्यूटर को एक आवश्यक अंग बना दिया है। कंप्यूटर का आविष्कार इसलिए किया गया क्योंकि इसकी आवश्यकता थी। यह उपयोग में इसलिए है क्योंकि इसकी अनिवार्यता है, तथा यह प्रयोग में रहेगा क्योंकि यह परिहार्य बन चुका है। कहने का मतलब दोस्तों क्या है कि देखिए, जब भी कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, कंप्यूटर का आविष्कार कौन किए थे आप लोगों को पता ही होगा। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बार बता देता हूँ। बहुत कॉमन क्वेश्चन ये, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। तो जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, उस समय का कंप्यूटर का प्रकार और अभी का प्रकार में बहुत अंतर है। तो इसके लिए आप कंप्यूटर की पीढ़ी या फिर उसका इतिहास के बारे में आप कोई किसी भी बुक से पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जहाँ पे ये अवेलेबल है। लेकिन अभी के टाइम में क्या हुआ है कि कंप्यूटर का उपयोगिता अनिवार्य हो गई है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे या फिर किसी भी लाइब्रेरी स्कूल, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे कंप्यूटर होना अनिवार्य है। उसका जो वर्क अभी हो रहा है कंप्यूटर में, वो अभी कह सकते हैं आप कि उसके बिना कार्य करना लगभग असंभव है। और दोस्तों अब बात रहा कि इसका लाइब्रेरी में किस प्रकार यूज होता है। तो दोस्तों देखिए, लाइब्रेरी में तो बहुत सारा ऐसा सॉफ्टवेयर अभी आ चुका है, लेकिन अगर हम लोग फ्री सॉफ्टवेयर की बात करें, जिसे ओपन सॉफ्टवेयर कहते हैं, ओपन सोर्स, तो एक कोहा है। कोहा के बारे में आप लोगों को डिटेल में पढ़ाई करनी है तो उसके बारे में मैं फिर से एक वीडियो अपलोड करूँगा। ये 229 की जब हम लोग स्पेशल पढ़ाई करेंगे तो वहाँ पे हम लोग कोहा GSDL के बारे में जानकारी लेंगे। और दोस्तों 229 की प्रैक्टिकल जो होती है, तो प्रैक्टिकल में आप लोगों को लाइब्रेरी बनाने, फिर उसे एंट्री करने, ये सब बताया जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की डाउट होती है तो यहाँ पे उसके लिए मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे थ्योरेटिकल की तैयारी कर रहे हैं। प्रैक्टिकल की तैयारी आपके स्टडी सेंटर में करवाए जाते हैं, जो कि उसके आपको एग्ज़ाम नहीं देनी है, इसलिए मैं उसे अभी कवर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन वो आपको नॉलेज की होनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे ये सब पूछे जाते हैं कि कोहा क्या होता है, ये कैसे काम करता है। तो देखिए, बस कोहा को आप अपने मोबाइल से भी यूज़ करके वहाँ पे आप लाइब्रेरी बना सकते हैं। मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगा कि एक वीडियो अपलोड कर दूँ उसके बारे में भी, भले ही वो आपके एग्ज़ाम रिटन में
रिटेन में तो खैर कोहा के बारे में आता ही है, लेकिन वो प्रैक्टिकल में आपको बना के दिखाना होता है कि लाइब्रेरी कैसे बनाई जा रही है। अब दोस्तों देखिए, ग्रंथालय में कंप्यूटर के प्रयोग के उन सभी कारणों सहित जो भी देखिए जितने भी कारण है वो हम लोग जान लेते हैं कि क्यों उपयोगिता है। देखिए उपयोगकर्ताओं की संख्या में वृद्धि। अब दोस्तों पहले क्या था कि लाइब्रेरी में देखिए बहुत कम कैंडिडेट जाया करते थे कैंडिडेट, तो जिसके कारण जो लाइब्रेरियन होते थे उनके उनके पास उतना वर्क प्रेशर नहीं होता था। लेकिन अभी क्या होता है कि लाखों में हज़ारों में लोग लाइब्रेरी का यूज कर रहे हैं, तो जिसके कारण उनके पास वर्क प्रेशर भी बढ़ गया कि सारा बुक को एंट्री करना, कौन बुक अवेलेबल हैं, कौन इशू हो चुके हैं, इसकी जानकारी थोड़ा सा ले पाना मुश्किल होता है, जिसके कारण कंप्यूटर वहाँ पे आवश्यक हो गया। चलिए इसको हम डिफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, सूचना विस्फोट के साथ साथ उपयोगकर्ता भी बढ़ते गए हैं। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ छात्रों, विश्वविद्यालयों में संकाय, अनुसंधान एवं विकास संगठनों में भी विशेषकर बढ़ोतरी हुई है। स्वचालन से ग्रंथालय के कार्यों में समय की बचत, श्रम की बचत, व्यक्ति की बचत हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही होगा कि कंप्यूटर आने से क्या हो रहा है कि जहाँ पे ऐसा कुछ होता था कि 10-12 लोग काम करते थे, वहाँ पे कंप्यूटर के आने से एक ही लोग सारा काम को हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, अभी अकाउंटेंट में देखिए आपको पता ही होगा कि पहले जब कंप्यूटर का टाइम नहीं था, यानी जब टैली सॉफ्टवेयर नहीं था, तो मैनुअली अकाउंटेंट का काम होता था जिसमें बहुत लोगों की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन अब क्या कि सारा काम टैली में हो रहा है, जो कि किसी एक व्यक्ति भी मिलकर कंप्लीट कर सकते हैं। सूचना की अधिकता, कहने का मतलब क्या कि देखिए अभी इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो एक डिफिनेशन देख लेते हैं। साहित्य के प्रकाशन में अचानक आई तीव्रता को देखते हुए पुस्तकालयों और सूचना केंद्रों में सूचना प्रौद्योगिकी की आवश्यकता महसूस की गई है। इस अत्यधिक सूचना को संगठित करने के लिए मानवीय एवं परंपरागत सूचना एकत्रित करने के साथ अपर्याप्त थे, इसलिए भी स्वचालन आवश्यक हो गई है। देखिए, सूचना व्यवस्थापन में आसानी। दोस्तों देखिए, जैसे भी मान लीजिए एक लाइब्रेरी में आप जाते हैं, सभी आप बुक देखेंगे कि अरेंज की रहती है। वो कैसे की जाती है इसके बारे में तो शायद आप लोगों, अगर आप लोग जुलाई सेशन के कैंडिडेट हैं तो आप लोगों को पता ही होगा, और जनवरी के स्टूडेंट हैं उन्हें भी पता होगा कि कैसे वो अरेंज होती है। तो उसके लिए डीडीसी जो प्रक्रिया है उसके बारे में शायद अगर आप लोगों को पता है तो ठीक है, पता नहीं है तो मैं एक उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा। और वो दोस्तों BLIS 227 में पढ़ाई भी करनी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जुलाई सेशन के स्टूडेंट के होंगे वो कंटिन्यू इसकी पढ़ाई कर भी रहे होंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट टॉपिक है, तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और इसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि इसके लिए भी मैं वीडियो अपलोड कर दूँ 227 का एक पेपर का। बट क्या है कि जो जनवरी सेशन के स्टूडेंट हैं उनके पास तो टाइम है, लेकिन जुलाई वाले स्टूडेंट को भी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहना चाहिए, क्योंकि सडनली एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा और टोटल 9 पेपर है, तो शायद मेरे ख्याल से एग्ज़ाम का डेट आने के बाद प्रिपरेशन करना मुश्किल हो सकता है। तो अभी से अपना टाइम का सदुपयोग करें, तैयारी करें। ठीक है, चलिए इसका एक डिफिनेशन देख लेते हैं। आधुनिक वर्तमान समाज में सूचना की बाढ़ सी आ गई है। जी हाँ, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, सूचना की इस बाढ़ को एकत्रित कर उसका व्यवस्थापन का कार्य कठिन से कठिन हो जा रहा है। ग्रंथालयों में इतना साहित्य अधिग्रहित हो जाता है कि ग्रंथालय कर्मचारियों का सारा समय तकनीकी संसाधन में लग जाता है, और कर्मचारियों को प्रलेखन सेवाएं देने का समय नहीं मिल पाता, जबकि ग्रंथालयों की छवि इन्हीं सेवाओं से बनती है। इसलिए सूचीकरण, दोस्तों सूचीकरण आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, सूचीकरण यानी कैटलॉगिंग होता है। ठीक है, अनुक्रमणीकरण या फिर SDI आदि कंप्यूटर की सहायता से बिना समय गंवाए किया जा सकता है। ठीक है, तो डिफिनेशन ही एग्जैक्ट हुआ, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, और आप नोट्स करेंगे तो नोट भी जो करेंगे तो इसी तरह करेंगे। ठीक है, और दोस्तों आप मान के चलिए ये नहीं सोचेंगे कि मैं 2 to 9 का वीडियो इसी तरह बना रहा हूँ। ये एग्ज़ाम में बिल्कुल आते हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देख सकते हैं। अगर क्वेश्चन आपको डाउनलोड नहीं करना आता है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे डाउनलोड करें। ठीक है, उसके बाद क्या है, सूचना अद्यतन में सहायक। देखिए, आज प्रत्येक सूचना के अद्यतन में रहता है, अतः सूचना को अद्यतन रहने के लिए स्वचालन की आवश्यकता महसूस होती है। सूचना संचार के विकास के कारण ग्रंथालय स्वचालन की आवश्यकता ज़्यादा महसूस हो रही है। दोस्तों देखिए, अभी क्या हो रहा है कि सूचना, जैसे देखिए बहुत सारी लाइब्रेरी में क्या हो रहे हैं कि अभी तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव करती जा रही है। क्योंकि पहले के टाइम में क्या था कि जो भी लाइब्रेरी थी वो डिजिटल फॉर्म में नहीं होती थी, वो सिर्फ हार्ड कॉपी या फिर ऑफलाइन होती थी। लेकिन अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि
मैक्सिमम देखिए कंप्यूटर और मोबाइल का यूज़ करके लोग बुक की पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि अभी मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट को इग्नू का मटेरियल नहीं मिलता है, तो क्या करेंगे, वो जितने भी बुक हैं वो बुक को डाउनलोड करके पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये सब एक डिजिटल लाइब्रेरी, मतलब कह सकते हैं कि लाइब्रेरी को आप डिजिटल रूप में पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी बुक है वो डिजिटल रूप में पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दिन ब दिन दोस्तों बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ता ही चला जाएगा। देखिए अब आर्थिक साध्यता का मतलब क्या हुआ, देखिए चलिए डिफिनेशन देख लेते हैं। ज्ञान के विस्तार एवं सूचना के बढ़ते प्रयोग ने मुद्रण एवं वितरण के मूल्य को बढ़ा दिया है, जिससे संपूर्ण कार्य बहुत महंगा हो गया है। इसका पूर्ण स्वरूप से उपयोग करने के लिए इन्हीं साधनों को दूसरे पुस्तकालयों के साथ बांटने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग अनिवार्य बन गया है, जिससे ग्रंथालयों को स्वचालित करने के लिए बढ़ावा मिला। शुद्धता सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, एक्यूरेसी। ठीक है, शुद्धता को हम लोग इंग्लिश में एक्यूरेसी कहते हैं। देखिए अगर कंप्यूटर में कोई भी चीज़ हम लोग वर्क करते हैं तो उसमें 100% लगभग एक्यूरेसी होती है, चाहे वो कैलकुलेशन की बात करें, डेटा इनपुट की बात करें, या फिर कोई अगर हम रिकॉर्ड रखते हैं तो उसकी बात करें, तो वो एक्यूरेसी लगभग 100% होती है। ठीक है, तो चलिए इसका डिफिनेशन क्या वो देख लेते हैं। इसे पूर्ण रूप से शुद्ध तो नहीं कह सकते, फिर भी अत्यधिक सीमा तक शुद्ध माना जा सकता है। दोस्तों अभी जैसा कि मैंने कहा कि ये कंप्लीट 100% शुद्ध होते हैं। अगर दोस्तों हम लोग डेटा की बात करें तो जैसे क्या होता है कि अगर हम इनपुट सही देंगे तो हमें जाहिर सी बात है आउटपुट सही मिलेगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इनपुट किसी कारणवश शुद्ध नहीं मिल पाता। जैसे कभी आप देखेंगे कि बहुत सारे बुक में, जैसे मैं कल की बुक में कुछ एक दो तीन जगह प्रिंट एरर था, तो मैं आपको वहाँ बता दिया था। तो इसे आप 100% शुद्ध नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए जब वहाँ पे टाइप ही गलत किया गया तो इनपुट जब गलत रहा तो आउटपुट क्या मिलेगा। इसीलिए कहा गया यहाँ पे कि पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं कह सकते हैं। कंप्यूटर द्वारा किया गया कार्य 100% शुद्ध नहीं होता, फिर भी मानवीय कार्य की अपेक्षा अत्यधिक सीमा तक शुद्ध होता है। ठीक है, संग्रहण क्षमता। संग्रहण क्षमता का मतलब क्या होता है, स्टोरेज। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर में स्टोरेज क्षमता काफ़ी अधिक होती है। ठीक है, देखिए पुस्तकों तथा पत्र पत्रिकाओं आदि के रूप में अभिलेखित सूचना का नित्य प्रसार हो रहा है, वहीं दूसरी ओर ग्रंथालय के उपलब्ध स्थान में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में संग्रहण युक्तियों की तकनीकी को बढ़ने से सूचना बड़े बड़े भागों एक छोटे से कॉम्पैक्ट मीडिया में उपलब्ध स्थान पर उचित प्रयोग के द्वारा संग्रह करने को संभव बना दिया है। तो दोस्तों ये जो हम लोग अभी पढ़ाई कर चुके हैं आवश्यकता के बारे में कंप्लीट जानकारी लिए थे। अब इसके बाद का लास्ट टॉपिक जो होगा उद्देश्य होगा। ठीक है, उद्देश्य के बाद लगभग ये लाइब्रेरी ऑटोमेशन की डिफिनेशन जिसे हम लोग इंट्रोडक्शन कहते हैं वो समाप्त हो जाएगी। तो इंट्रोडक्शन से भी आप मान के चलें कि एक क्वेश्चन आता है जिसमें इतिहास भी हो सकता है, या फिर उद्देश्य भी हो सकता है, या आवश्यकता हो सकती है। तो इस ये कहना तो खैर कन्फर्म नहीं होगा कि कौन सा क्वेश्चन 100% आएंगे, क्योंकि 100% तो कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन आप मान के चलें कि आपको तीनों क्वेश्चन पढ़ाई करके जाना है, कोई भी क्वेश्चन आए आपको छोड़ना नहीं है, इस बार अच्छा कम करना ही है। ठीक है, और दूसरी बात दोस्तों कि इसके बाद फिर हम लोगों को अपने लाइब्रेरी को ऑटोमेशन करना होगा, तो उसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। और दोस्तों ये प्रैक्टिकल बेस टॉपिक है, तो इसमें आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल में भी ध्यान देंगे। ठीक है, और दोस्तों मैं आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक उन लोगों तक वीडियो को शेयर कर दें अपने फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जो लाइब्रेरियन की पढ़ाई करना चाह रहे हैं। क्योंकि दोस्तों अभी मेरा चैनल बिल्कुल न्यू है, न्यू होने के कारण अब ये चैनल सभी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। और दोस्तों मेरे ख्याल से पूरे यूट्यूब में इस तरह से वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए मेरा चैनल ओपन करने का यही उद्देश्य था कि जो अभी लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हिंदी मीडियम से अगर पढ़ाई कर रहे हैं, इंग्लिश वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन तो कर रहा हूँ आपको इंग्लिश में, आप वो ट्रांसलेट करके लिख ही सकते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए ये काफ़ी उपयोगी वीडियो साबित हो सकती है अगर इसका सही उपयोग करें तो इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक उन लोगों तक ये वीडियो को शेयर कर दें। और दोस्तों मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप अपने पढ़ाई पे ध्यान देंगे। बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।